Now we consider some problems based on dynamics of circular motion. The first problem is regarding gravitational pull of the earth and centrifugal force effect on the weight of the body. यहाँ पर अर्थ है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो m मास के ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगाती है mg0 और इसको प्लेस किया गया है लैम्डा लैटिट्यूड ऊपर अर्थ के सरफेस पर। तो ये अर्थ के फ्रेम से देखने पर इसका कितना वेट होगा ये फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग बैलेंस से लटकाएंगे और उसका वेट देखेंगे। तो स्प्रिंग बैलेंस से लटकाएंगे, मान लें कि ये बैलेंस है यहाँ पर रखा गया है तो स्प्रिंग इसका फैलेगा बाहर की ओर और वही इसका रीडिंग आएगा। इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी विल बी रिकॉर्डेड एज वेट ऑफ द बॉडी और उसी को बोलते हैं अपैरेंट वेट। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग फोर्स कैसे फैलेगा तो अर्थ इसको खींचेगी अपनी ओर और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो ये फोर्स बहुत ही छोटा होता है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर और इंटू रेडियस ये जो पुल ऑफ द अर्थ है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो दोनों का रिजल्टेंट इस पर आएगा। तो ये मान लें कि एक पैरेललोग्राम बनाए हम लोग इस तरह का। तो ये पैरेललोग्राम ये फोर्स रिप्रेजेंट करेगा mg0 और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, जहाँ r ये रेडियस है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। इसको स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, दिस विल बी फोर्स ऑफ द स्प्रिंग और यही रिकॉर्डेड वेट होगा। अब ज्योमेट्री लगा करके और हम लोगों को इसका रिजल्टेंट निकाल देना है। उसी के बराबर एफएस है अर्थ के फ्रेम से। अर्थ फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये रियल फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा और इसको ये रियल फोर्स बैलेंस करेगा। तो जो रियल फोर्स आएगा स्प्रिंग के द्वारा वही कहलाएगा रिकॉर्डेड वेट। नाउ इट इज सिंपल एक्सरसाइज टू डू दिस। अब ज्योमेट्री लगा के हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एंगल लैम्डा है तो इसके पैरेलल ये लाइन है, यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा और इस ट्रायंगल में ये r है, रेडियस के बराबर है। ये इसके बेस के साथ है। सो स्मॉल r विल बी r cos lambda. This value we can put in calculation of this fs. Now resultant of this and this पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ज्योमेट्री देखें तो ये लैम्डा है और ये बीच का एंगल पाई माइनस लैम्डा हो जाएगा, पाई माइनस लैम्डा। सो वी कैन राइट डाउन रिजल्टेंट mg is equal to this is g effective, this is mg, इस होल थिंग को mg मान लिया और ये mg0 आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स m ओमेगा स्क्वायर r एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये रूट लेने पर इसके इक्वल होगा, ये इफेक्टिव वेट होगा। दिस विल बी एफएस। इसको अब हम लोग केवल सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से m स्क्वायर सब जगह है उसको कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट g0 स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर इज दिस r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 g0 ओमेगा स्क्वायर, दिस r इज r cos लैम्डा और ये माइनस cos लैम्डा आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस r cos स्क्वायर लैम्डा। इस तरह से या क्या इसमें से भी g0 को कॉमन लेते हैं
तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग इसको कॉमन लेते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ये अंदर में रह गया 2g0 माइनस यहाँ का वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द वेट रिकॉर्डेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपेरेंट वेट। तो आप देख रहे हैं कि लैम्डा बदलने से इसका इफेक्ट चेंज होगा। लैम्डा का वैल्यू इक्वेटर पर 0 होता है, तो इक्वेटर पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका होगा। पोल पर जाने पर लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो पोल पर केवल mg0 बचेगा, बाकी इधर वाला टर्म सब 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 होता है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आल्सो रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन है जो कि स्प्रिंग बैलेंस पर स्टैंड कर रहा है। स्प्रिंग बैलेंस इक्वेटर पर रखा हुआ है, ये अर्थ है और इसका सेंट्रल पार्ट से लाइन जा रहा है वो इक्वेटर है, और उस पर अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रू वेट कहलाता है, वो है mg0। अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा है और रेडियस अर्थ का r है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि बैलेंस का रीडिंग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द अर्थ और ये इसका इक्वेटर है, ये पोल से गुजरता एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर बैलेंस रखा हुआ है यहाँ पर, और इसी बैलेंस पर एक आदमी खड़ा है। अब इस आदमी का जो अर्थ का पुल है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है, उसका वैल्यू है mg0, और इसका एक्सेलरेशन अर्थ के रोटेशन के कारण हम लोग लिख सकते हैं, तो अर्थ के बाहर के फ्रेम से वो सोल्यूशन हो जाएगा, और अर्थ के अंदर के फ्रेम से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। तो अगर हम लोग इस पर फोर्सेस दिखाएं तो सेंटर की ओर mg0 और आउटवर्डली दो फोर्स, एक रियल फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। इन दोनों के कारण ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसलिए बैलेंस करेंगे इनको n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, देन n विल बी mg0 minus m omega square r. So this will be the reading of balance. ये n का वैल्यू होगा, दिस इज अपेरेंट वेट। अगर आप अपेरेंट वेट निकाल लिए हैं और ट्रू वेट का ये कितना फ्रैक्शन है ये निकालना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, या कितना लॉस हुआ बैलेंस में रोटेशन के कारण, तो ये भी इतना ही लॉस यही है। नाउ वी कंसीडर नेक्स्ट प्रॉब्लम। हियर वी हैव बैंकिंग ऑफ रोड and the vehicle speed is such that friction is not being used. In this case, the formula for banking will be used tan theta equal to v square by rg. This is the formula, and we have to find out angle of banking. This theta is called banking angle. अगर आप डायरेक्टली v को रख देंगे 18 और r को 10 और g को 10 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन सबको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज करना है। इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट पहले करेंगे। तो v का वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो v इज 5 मीटर per second. Now the problem is clear. Tan theta is v square is 5 into 5 divided by r 10 है और g की वैल्यू 10 है। तो ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा प्योर नंबर है, so we get 1/4. Therefore angle of banking is theta tan inverse
1/4. This is the banking angle. Now consider next problem in which road is banked for a particular speed. That speed is called critical speed, and radius of the road at the turning is 20 meter. Critical speed is 36 km per hour. Friction coefficient between vehicle and road is given. It is mu s, static coefficient friction 0.4. We have to find out range of speed of vehicle without slipping और skidding. बिना फिसले कितना स्पीड से वो उस टर्निंग पर जा सकता है. कम से कम स्पीड निकालना है और अधिक से अधिक स्पीड निकालना है. इन दोनों रेंज के बीच में, दैट इज रेंज, जिसके बीच में वो चल सकता है, रेंज ऑफ स्पीड, मिनिमम टू मैक्सिमम स्पीड, जिससे वो बिना फिसले हुए रोड पर जा सकता है. तो इसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे कि मिनिमम स्पीड स्क्वायर बाई आर जी, ये हम लोग डिराइव किए थे tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. और दूसरा फार्मूला डिराइव किए थे मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्लाइडिंग, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी. यहाँ पर केवल प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन म्यू का केवल चेंज कर देगा. तो वी हैव tan थीटा प्लस म्यू एस बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. In this expression, tan theta is tangent of inclination angle of road, and that tan theta is critical velocity square by rg. So critical velocity is this velocity, speed actually. तो 36 से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. म्यू एस दिया हुआ है 0.4, रेडियस जी यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी शैल फर्स्ट कैलकुलेट tan थीटा. तो इसको आप यूनिट कन्वर्शन करेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा. So it is 10 into 10 इसके स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ट्रैक. रेडियस ऑफ रोड इज 20 मीटर and value of g. So it is 1/2. So its value is 0.5. Now we can calculate these things. V minimum square upon 20 into g equal to 0.5 minus 0.4 by 1 plus 0.5 into 0.4, and this maximum is 20 into 10. Tan theta is 0.5, mu s is 0.4 by 1 minus 0.5 into 0.4. So in this way we can find out minimum value and maximum value. Allowed range will be minimum to maximum, और इसको यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें डाल देंगे मीटर पर सेकेंड. ध्यान ये रखना होगा सिग्निफिकेंट फिगर का. इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें tan थीटा में एक सिग्निफिकेंट फिगर है. उसका ध्यान रखते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कंसीडर दिस प्रॉब्लम. इसमें एक हाईवे है जो एक कॉन्वेक्स है ऊपर की ओर, और इसका दूसरा पार्ट कॉनकेव है, इस तरह से जुड़ा हुआ है. तो इधर से गाड़ी जा रही है और इधर से ऐसे जा रहा है. एक साइकिलिस्ट यहाँ से चलता है और इधर से चल करके निचले भाग में ऐसे क्रॉस करता है. तो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग है वो पॉइंट दिया हुआ है B, और इसके ऊपर में है A, और इसके ज्वाइनिंग के ठीक नीचे में पॉइंट C है. तो ये साइकिलिस्ट यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है.
अब क्वेश्चन ये डेटा दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, स्पीड दिया है। नॉर्मल फोर्स निकालना है ए पर। सी से ये बी से जस्ट पहले एक पॉइंट ए है और बी के जस्ट बाद एक पॉइंट सी है। तो ए पर और सी पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय रोड ऑन द साइक्लिस्ट, ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा पार्ट है आपका जिसमें म्यू एस का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से निगोशिएट कर सके जर्नी को। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे नॉर्मल फोर्स एट ए। पॉइंट ए को देखिए, इस जगह पर सर्कल ऐसे जा रहा है और सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, इसलिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये मोशन हो रहा है और सर्कल का सेंटर इधर है। अब यहाँ पर साइक्लिस्ट पर जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे एन एट ए और एम जी ऐसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंट टू पाथ लगेगा क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर है और स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको कैंसिल करने के लिए लगेगा। एम जी को रिजॉल्व कर देंगे तो ये इधर आएगा और इधर भी कंपोनेंट आएगा। इसका स्पीड भी दिया हुआ है, तो चूंकि ये सर्कल में जा रहा है v स्पीड से जिसका रेडियस और सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा v स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो इतना एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा और फोर्स ये होगा mg का कंपोनेंट। तो कंपोनेंट लेने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, इसलिए यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर टेंजेंट, तो ओरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो 45 होने के कारण ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ऑलमोस्ट 45 डिग्री होगा क्योंकि एग्जैक्ट 45 बी पर है और ए और सी उसके क्लोज है, इसलिए इनके एंगल भी ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। सो वी कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स नाउ। सेंट्रीपिटल फोर्स है mg cos 45 डिग्री यानी mg into 1/2 minus na। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स टुवर्ड सेंटर। इसका कंपोनेंट ले लिए, इसका लिए। फ्रिक्शन का कंपोनेंट 0 आएगा क्योंकि फ्रिक्शन रेडियल लाइन पर नॉर्मल है। ये होगा mv स्क्वायर अपॉन रेडियस। अब इसमें एन ए फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर लाएं, इसको उधर ले जाएं, तो एन ए विल बी mg/2 minus mv square by r. Now we can put the value and get the result. This will be na. This is part A. सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पर फोर्सेस दिखाया, mg फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स, नॉर्मल फोर्स। mg के फोर्स को रिजॉल्व किया तो इधर आया और इधर आया। ये एंगल डिटरमिन किया ज्योमेट्री से 45 डिग्री के लगभग। तो mg का कंपोनेंट इधर की ओर आ गया mg/2, n का कंपोनेंट n उधर है और इधर कंपोनेंट ले रहे हैं तो माइनस n है। f के साथ इसका राइट एंगल है तो 0। टोटल सेंटर की ओर फोर्स का कंपोनेंट इतना ही हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स यही हुआ mv स्क्वायर बाई r। इससे na निकल गया। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू रखने से पहले हमें ये देखना होगा कि v जो है वो दिया हुआ है, इसमें v दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और g का वैल्यू 10 ले लेंगे और m दिया हुआ है 100 kg। सो इट इज 100 10/2 minus 25 by radius 100. This will be in Newton. This can be worked out. Similarly, we can find out B. B के इसमें C पर नॉर्मल फोर्स निकालना है, इसलिए ये दिया हुआ है कंसेप्ट के लिए कि आप नॉर्मल फोर्स निकालते हैं तो एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर डायरेक्टेड है, लेकिन सी पर आएंगे तो एक्सेलरेशन इधर डायरेक्टेड होगा क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल उधर है।
तो सी पर आने पर आपका इस तरह का फिगर हो जाएगा, ये सी का पार्ट। इधर नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही लगेगा, एन सी एम जी ऐसे ही लगेगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और फ्रिक्शन उसको रोकेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, स्पीड कांस्टेंट। तो इस बार एम जी का जो कंपोनेंट इधर वाला आएगा वो भी लगभग 45 डिग्री एंगल होने से आएगा। एन सी सेंटर की ओर, एम जी बाई रूट 2 अवे फ्रॉम सेंटर, तो टोटल फोर्स टुवार्ड सेंटर, फ्रिक्शन का कंपोनेंट सेंटर की ओर 0 इक्वल टू mv² अपॉन r। ये सब फैक्टर सेम है, इसलिए एन सी हम लोग निकाल सकते हैं। एन सी विल बी mg बाई रूट 2 प्लस mv² अपॉन r। ऑब्वियसली एन ए से एन सी बड़ा है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 100 तो 100 ही हो जाएगा यहाँ पर, 10 बाई रूट 2 और प्लस 25 बाई 100 न्यूटन। These two can be calculated। अब वैल्यूज आ गए हैं। एन ए का वैल्यू आ गया 682 न्यूटन और एन सी का वैल्यू आ गया 732 न्यूटन। ए पर का नॉर्मल फोर्स सी के नॉर्मल फोर्स से कम है। नाउ वी कंसीडर सी पार्ट, जिसमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यूएस कितना होगा, ताकि ये साइकिलिस्ट बिना फिसले इस जंक्शन को क्रॉस कर जाए। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इस तरह का लॉजिक कि ये ड्राइविंग फोर्स जो है, जो इसको फिसलाना चाह रहा है, वह एम जी का ही एक कंपोनेंट है, और वो एम जी बाई रूट 2। एम जी बाई रूट 2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं मास और जी का वैल्यू लेकर के, और रूट 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। 1000 हो गया और नीचे में ऊपर नीचे रूट 2 से गुना कर दें तो नीचे 2 और ऊपर रूट 2। ये रूट 2 जो है वो 1.414 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, तो ये 707 के लगभग अबाउट 707 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है, जो साइकिलिस्ट को इस प्लेन के अलोंग खींच रहा है फिसलाने के लिए। और अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन ऐसे उसके अपोजिट लग रहा है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस एन तक जाएगा। तो यहाँ पर एन ऐसे या ऐसे जैसे भी लगेगा उसके अनुसार, तो यहाँ पर एन जो है साइकिलिस्ट पर ऐसे लगेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है। तो एन हमने दिखा दिया, ए पर रहेंगे तो ए का एन, और बी सी पर रहेंगे तो सी का एन यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग म्यू तक पहुँच सकते हैं। तो अब चूंकि इसको छोटा करना है, तो ये छोटा करते करते इस फ्रिक्शन फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल जब हो जाएगा तो उस समय म्यू एस एन लिखा जाएगा इक्वल टू 707। अब हमारे पास दो एन के वैल्यूज हैं। एक जगह आप एन यूज करते हैं वो ए वाला, और दूसरे जगह यूज करते हैं सी वाला। सी वाला एन यूज करते हैं। तो चूंकि एन ए का वैल्यू यहाँ पर छोटा है, तो इससे म्यू एस निकालेंगे तो 1 से अधिक आएगा, और यहाँ से म्यू एस निकालेंगे तो वो 1 से कम आएगा। तो मिनिमम वर्ड पढ़ के यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों में जो छोटा है उसको लिख दें, लेकिन वो रॉन्ग स्टेप होगा। हम लोगों को ये देखना होगा कि यहाँ से जो म्यू एस निकला वही म्यू एस यहाँ रखने पर ड्राइविंग फोर्स से जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कम होता है या बराबर होता है। फ्रिक्शन का फोर्स अगर ड्राइविंग फोर्स से कम हो जाएगा तो वो फिसल जाएगा। फ्रिक्शन का फोर्स ड्राइविंग फोर्स या उससे बड़ा ही आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और ऑलमोस्ट इक्वल टू 707 न्यूटन, जो ड्राइविंग फोर्स मेरा है, जिसको फिसलाना चाह रहा है। तो इससे इसका फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करे या उससे बड़ा हो। यही कंडीशन रिक्वायरमेंट दोनों प्लेस पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह होना चाहिए।
तो चूंकि यहाँ पर n का वैल्यू कम है और यहाँ अधिक है, तो इन्हीं दोनों जगह पर टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बराबर हो ही जाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले ऊपर का कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट म्यूएस एन ए इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स, और एन ए का वैल्यू है 682। सो दिस गिव्स म्यूएस इक्वल टू 707 बाई 682। अब इस म्यूएस को सब जगह रहना चाहिए, तो जब सी पर यही म्यूएस रहेगा तो सी पर आने पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना हो पाएगा। एट सी म्यूएस एन सी विल बी 707 बाई 682 इंटू एन एट सी। एन एट सी 732, तो 732 इज ग्रेटर देन 682। तो अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो ये 707 से बड़ा आता है, दिस इज ग्रेटर देन 707। मेरा रिक्वायरमेंट यही था कि मैक्सिमम फोर्स शुड बी ग्रेटर देन ड्रैगिंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स। तो ये यूएनसी अधिक आ रहा है, ये अलाउड है। अब कंसीडर करते हैं नीचे वाले से फ्रिक्शनल फोर्स, म्यूएस एन सी इक्वल टू 707। तो दिस गिव्स अस म्यूएस इक्वल टू 707 बाई एन सी इज 732, और दिस मीन्स दैट एट ए पर जब जाएंगे तो यहाँ पर एन ए का वैल्यू यूज होगा और ये म्यूएस यूज करेंगे। म्यूएस एन ए इज जो अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है वो होगा 707 बाई 732 इंटू वैल्यू ऑफ एन ए 682। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये क्वांटिटी एक से छोटी है, यानी ये होल थिंग विल बी लेस देन 707। तो ये हमारे जंक्शन के अपोजिट आ रहा है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जब बड़ा हो जाएगा ये रोक नहीं पाएगा, इसलिए स्लिपिंग हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अलाउड। तो इससे जो म्यू निकला वो अलाउड नहीं है, इसलिए अलाउड म्यू जो इससे निकलेगा दैट म्यू इज अलाउड, तो यही वैल्यू अलाउड होगा। So we can write US, allowed US is 707 upon 682, और this is greater than, slightly greater than 1। इसको वर्कआउट करते हैं हम लोग, तो ये पाते हैं कि ये 1.037 आ जाता है, इसको वर्कआउट करने से आ जाता है। तो ये वैल्यू एक से बड़ा है। फ्रिक्शन कैन बी ग्रेटर देन 1, ये हम लोग लिखे थे पहले थ्योरी में, फ्रिक्शन कैन बी ग्रेटर देन 1। उसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि tan phi US होता है, और phi का वैल्यू अगर 45 डिग्री से या उससे बड़ा हो जाए तो ये एक से अधिक हो जाएगा, तो US कैन बी ग्रेटर देन 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर करेक्ट है। नाउ वी कंसीडर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक व्हीकल है जो लेवल सर्कुलर रोड पर जा रहा है, मतलब रोड इज नॉट बैंक्ड, ऐसे फ्लैट है और ऐसे रोड घुमा हुआ है। तो रोड के घूमने का रेडियस r है, और व्हीकल में एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी इसी रेट से उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच म्यूएस है। अब हम लोग को ये बनाना है कि रेस्ट से अगर व्हीकल स्टार्ट करता है, सर्कल के लॉन्ग घूमना शुरू करता है रेस्ट से, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो किस स्पीड पर जाकर वो स्किड करेगा। स्पीड बढ़ते जा रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स जब लिमिटिंग को क्रॉस करने लगेगा उसी समय स्किड करेगा। तो मेन आइडिया यहाँ पर दो है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कब अटेन हो जाएगा, किस स्पीड पर, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। तो लेट अस स्टार्ट। ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस r है, और मान लें कि यहाँ से व्हीकल 0 स्पीड से शुरू करता है,
तो अगर टी टाइम में हम यहाँ देखें तो इसका स्पीड v हो जाएगा a0t, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a0 है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt a0 है, और a0 अगर कांस्टेंट है तो इसको आप उधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए आ जाएगा। इस समय सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो v स्क्वायर बाई r होगा, और टेंजेंट की ओर ऑलरेडी एक्सेलरेशन a0 है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन वेक्टोरियली ऐड किए जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट सेंटर की ओर नहीं है, सेंटर से दूर ऐसे आएगा। ये जो एक्सेलरेशन आएगा हु विल प्रोवाइड दिस एक्सेलरेशन। तो ये पाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। इसका मतलब है कि व्हीकल, मान लें कि ऐसे व्हीकल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इस पर फोर्स नॉर्मल ऐसे लगेगा और एन नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, एन ऊपर लगेगा। सेंटर ऑफ द सर्कल इधर है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो प्लेन फोर्स लगा सकता है वो दो है, नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल हमने देख लिया, अब जो भी बचा हुआ है हॉरिजॉन्टली लगाने के लिए वो फ्रिक्शन ही बचा हुआ है। इसलिए इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड सोनली बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फोर्स ही फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, सेंटर क्यों लगेगा कि सेंटर से डेविएटेड रहेगा, इसका डिसीजन एक्सेलरेशन देखकर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर इसका रिजल्टेंट हम लोग ऐसे लेते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इट इज अंडर रूट ए सी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो है वो v स्क्वायर बाई आर होता है, उसका होल स्क्वायर। इस तरह से ये रिलेशन लिख सकते हैं, और f का वैल्यू म्यू एन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दूसरा रेस्ट्रिक्शन हमारे पास है कि f इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और तीसरा रिलेशन ये है कि n इज इक्वल टू एम जी। तो इन्हीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। तो यहाँ से n का वैल्यू इसमें डालें और f का वैल्यू इसमें डालें तो उससे कंडीशन आ जाएगा। तो f की जगह पर हम लिख रहे हैं f अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस v4 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ f, and then we have mu s and mg. So m and m cancel out, and this gives us a value of v. So this is दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये a नॉट स्क्वायर प्लस v4 बाई आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाइए, v4 बाई आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस v4 लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, और इसका फोर्थ रूट लेंगे तो v उससे छोटा होना चाहिए। अब स्लिप करने के लिए जो कंडीशन है, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के बाद ही स्लिप करेगा, इसलिए दैट विल बी मिनिमम वैल्यू फॉर स्लिपिंग और मैक्सिमम वैल्यू विदाउट स्लिपिंग। सो v लिमिटिंग जो हमारा है इक्वलिटी में आ जाएगा, आर स्क्वायर म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। दिस विल बी द आंसर। अगर हमको टाइम निकालना रहता कि कितनी देर बाद स्लिप करेगा तो फिर v की जगह पर ये रिलेशन रख करके और टाइम भी निकाल सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया है v नॉट वेलोसिटी से और थीटा नॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे घूमता जा रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ,
जब ये घूमते घूमते θ/2 नॉट एंगल पर आ गया, उसी इंस्टेंट पर हमें बताना है कि इस पाथ का कर्वेचर रेडियस कितना है। तो इसमें कर्वेचर रेडियस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। उसका कहना यह है कि कोई भी कर्व्ड पाथ किसी पॉइंट पर एक छोटे से लेंथ में आर्क ऑफ सर्कल माना जा सकता है। यहाँ से हम एक सर्कल पास करा सकते हैं जिसका रेडियस बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ पर। तो इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, उसका इससे डिस्टेंस ले लें, इसी को बोलते हैं इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है या कोई भी पार्टिकल जो इस पर जा रहा है वो इस पॉइंट पर इस रेडियस के सर्कल में जा रहा है। यही बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल की कल्पना करेंगे और आप जानते हैं कि वेलोसिटी टेंजेंट पाथ पर होता है। तो वेलोसिटी पर अगर नॉर्मल डालें तो वो सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट पर नॉर्मल डालते हैं हम लोग, यहीं पर इस फिगर को बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल का पाथ हो गया और ये ऐसे हो गया। तो ये वेलोसिटी पर नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल टू वेलोसिटी। हमें आर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो जी के इक्वल है। अब जी का एक कंपोनेंट लेंगे सेंटर की ओर, तो उस कंपोनेंट को कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यही से मामला घुसता है रेडियस का। इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v²/r होता है। और इधर से आप ज्योमेट्री से इसका कंपोनेंट निकाल दीजिएगा सेंटर की ओर, तो वो कंपोनेंट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये θ/2 एंगल है और ये लाइन वर्टिकल है। ये लाइन वर्टिकल है तो ये जी उस पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब ये वेलोसिटी है, इस पर ये नॉर्मल है, इसी के साथ ये θ0/2 है, तो ये 90 - θ0/2 हुआ, तो ये θ0/2 हो जाएगा अंदर वाला। तो जी का कंपोनेंट सेंटर की हो गया g cos θ0/2। So this equation is giving us radius of the trajectory at this point, but we have no knowledge of v up till now। तो v को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अब प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व करेंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इट डज नॉट चेंज। So velocity of projectile in horizontal direction at the point of projection is v0 cos θ0, और यही वेलोसिटी सब जगह रहना चाहिए। अब यहाँ हमने v मान लिया है, तो इस वेलोसिटी v का इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल यूज होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू v cos θ0/2। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब यहाँ से v निकाल करके और इसमें डाल देंगे, उससे r फाइंड आउट हो जाएगा। So R will be curvature radius this will be v² g cos θ0/2, and value of v is v0 cos θ0 divided by, so value of v is v0 cos θ0 divided by cos θ0/2 whole thing is squared divided by g cos θ0/2। So finally we have obtained the final result, v² cos square θ0 divided by g cos स्क्वायर यहाँ से आया और क्यूब्ड हो जाएगा, मिल करके क्यूब्ड θ0/2। दिस इज द फाइनल आंसर। This is the radius of curvature। अब ये क्वेश्चन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक बॉडी सर्कल में घूम रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, सर्कल में ऐसे घूम रहा है। तो ये थ्रेड का लेंथ कांस्टेंट है, ये एंगल थीटा है, इसका स्पीड v0 है। तो इस समय ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस समय अगर सेंटर की ओर फोर्स या एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो v0² रेडियस करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आता है कि जो आदमी इसके डंडे छोर को पकड़े हुए है वो झटका देता है एक्सेलरेशन a0 का।
तो उसी इंस्टेंट पर जैसे ही ये एक्सेलरेशन ए नॉट देता है, उसी इंस्टेंट पर इसका एक्सेलरेशन बताना है टुवर्ड सेंटर। ये कंडीशन दिया हुआ है कि इट इज नॉट लीविंग द सरफेस, सरफेस पर ये मेंटेन्ड है, यानी इसका कांटेक्ट बना हुआ है और इसका एक्सेलरेशन सेंटर की ओर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको डील करना है। इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि दिस लेंथ डज नॉट चेंज, लेंथ कंस्ट्रेंट इसको आप कह सकते हैं। ये लेंथ ऑफ द थ्रेड डज नॉट चेंज। अब क्या है कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन से लेंथ तक पहुंच सकते हैं। एक्सेलरेशन देने से इस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट जो है सरफेस से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, और सेंटर की ओर जो मोशन होगा वो इस लेंथ से कनेक्टेड होगा। तो इसी आइडिया को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि अभी ऑलरेडी इसमें एक्सेलरेशन गोल गोल घूमने के कारण इसमें ऑलरेडी एक्सेलरेशन एक है, वो है v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। तो एल का अगर आप इधर लेंगे तो एल साइन थीटा रेडियस हो जाएगा, सो दिस इज एल साइन थीटा। अभी का यही एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर। इसको मान लेते हैं कि ये a1 है सेंटर की ओर, और इसके अब मूव कराने से जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसको a2 मान ले सेंटर की ओर, तो नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर हो जाएगा a1 प्लस a2। तो इसी क्रिया को करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये रेडियस r है और ये हाइट मान लेते हैं कि h है, देन लेंथ इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। L square is not changing, so we differentiate this with respect to time। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2h dh by dt और प्लस 2r dr by dt इक्वल टू 0। ये वेलोसिटी का रिलेशन होगा। एक बार और डिफरेंशिएट करें तब एक्सेलरेशन तक पहुँचेंगे। तो 2 को हम लोग थ्रू आउट हटा देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह का इसका भी आएगा dr बाई dt, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, तो इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस r इंटू d2r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें एक्सेलरेशन के टर्म्स है। अब देखिए ये dh बाई dt वेलोसिटी है और ये dr बाई dt भी वेलोसिटी है। ये h के उठने का वेलोसिटी है, तो जैसे ही हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो h ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए ये नेग्लिजिबल। उसी तरह से इसका रेडियस की तरफ जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जस्ट एट दैट मोमेंट कैलकुलेट कर रहा है। एक्सेलरेशन कुछ देर काम करेगा तब वेलोसिटी जनरेट होगी। सो इन आवर प्रॉब्लम दिस क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल एंड दिस क्वांटिटी इज आल्सो नेग्लिजिबल। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन रह गया h d2h बाई dt स्क्वायर प्लस r d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। So we can use this relation and find out relevant acceleration। ये वैल्यू दिया हुआ है a नॉट, h a नॉट, क्योंकि ये ऊपर की ओर डायरेक्टेड है। ये जो रेडियस के रेडियली आउटवर्ड एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये अंदर की ओर जाएगा तो माइनस साइन यहाँ हो जाएगा, माइनस a2 r a2 ये वाला है। So we can find out a2 now। a2 will be a naught into h by r। From figure we see that h by r कितना है, r by h लिखेंगे tan थीटा, तो h by r cot थीटा है, तो it is a naught cot थीटा। So we have obtained the result। ये एक्सेलरेशन ऑलरेडी था सर्कल के अंदर जाने से, और रेडियस के चेंज करने से ये एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आया। सो वी हैव फाइनल एक्सेलरेशन इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई
एल साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉट थीटा, इसी का फाइनल एक्सेलरेशन। ये था कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रॉब्लम। ओके।